बहुत बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब किसी भी तरह का क्वेश्चन उठाने का जो डर है वो खत्म हो चुका है। तो अब किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसा भी हो, मतलब एक बार के लिए बेझिझक बेधड़क हम उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन का सेशन, है ना। तो आज के दिन के सेशन में जो मैं सबसे पहले उठाने वाला हूं वो क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन नहीं, महाबली क्वेश्चन है। आपको देख के ही पता चल गया होगा, तो दिवाली होमवर्क जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में मतलब बहुत बहुत सारी बातें हैं। एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप 1 मिनट के लिए रुक करके इसे पढ़ लीजिए, ठीक है ना, तो शायद आप में से कई लोग इसकी तीसरी लाइन तक भी पहुंच करके वापस बाहर आना प्रेफर करेंगे। फिर भी मेरा काम यह है कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार आम भाषा में सुना दूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वन ऑफ द वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। कई लोगों ने इसे सुपर टफ क्वेश्चन का नाम दिया हुआ है 2021 के, ठीक है ना, सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है। तो बिरती आखिरकार ये क्वेश्चन उठाना अपने आप में, हालांकि क्वेश्चन अपने आप में प्रोबेबिलिटी है, ये भी बता दूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बेसिकली आईक्यू का क्वेश्चन है। अगर, और वो आपको पता ही है, वो सब में इधर उधर कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है ना। ये अपने हमें 3 सेट की कहानियां है, E1, F1 और G1, ठीक है ना। पहले हम बड़े इंटरेस्टिंगली E1 से 2 एलिमेंट्स चुनेंगे और उनका सेट बनाएंगे और उसे S1 के नाम से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। फिर ये E2 करके एक और कहानी लेकर गए। E2 अपने आप में वो एलिमेंट है जो कि S1 करके सेट जो हमने अभी जस्ट अभी बनाया है E1 से, ठीक है ना, उसके सिवा जो बच गया उसका नाम है। माने अगर बाय द वे E1 एक सेट है, जैसा दिख रहा है E1 एक सेट है, तो उसमें से 2 एलिमेंट कोई से भी उठा लो, जैसे 2 3 उठा लिया तो जो बच गया 1, ठीक है ना, उसका सेट जो होगा वो अपने आप में E2 होगा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कि ऐसा है। अच्छा, अब जब E2 आ जाएगा तो E2 के लिए आपको क्या करना है, सॉरी E2 आ जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने पहले जो S1 निकाला कोई 2 एलिमेंट चुन करके, ठीक है ना, उसको इस F1 से यूनियन करवाना है और यूनियन करके आपके पास F2 आ जाएगा। अब इस F2 से फिर से 2 एलिमेंट चुनने। अब जब F2 से आप 2 एलिमेंट कोई भी चुन लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, तो S2 अपने आप में उन 2 चुने गए एलिमेंट्स के सेट का नाम होगा। उस S2 का इस G1 से वापस से यूनियन करवाएंगे, उससे हमें G2 मिलेगा। फिर इसमें से फिर से 2 एलिमेंट चुनेंगे, माने हर बार हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट चुन रहे हैं, 2 एलिमेंट चुन रहे हैं, उनका कोई कोई नाम रखते जा रहे हैं, राइट है। और जो हमारे पास में आएगा उसका नाम S3 होगा, ठीक है ना, 2 एलिमेंट चुन करके। अब S3 को वापस से जो हमने E2 चुना था ऊपर, उस E2 के साथ में कंबाइन करेंगे, माने यूनियन करेंगे, और यूनियन करके हमारे पास E3 आएगा। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कहानी की जहां पर E3 वापस E1 तक मैच कर जाए। अगर E1 E3 से मैच कर गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूरी कहानी का सार है। मतलब अगर भाई आप सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो आप क्या बात करना चाहते हैं, वो हर बार आप ये बात करना चाहते हैं कि क्वेश्चन के दौरान आप क्वेश्चन को जब भी एंटर करेंगे तो कोई भी 2 एलिमेंट चुनते जाएंगे, है ना, समझ रहे हैं आप। और जो दो जैसे 2 एलिमेंट चुनते आओगे, आप 2 एलिमेंट चुन करके उनके सेट का कोई ना कोई नाम रख दोगे। जैसे हम नाम रखोगे फिर आप अगले वाले पे चलोगे, उसके साथ यूनियन कराओगे, फिर जो नया सेट आएगा फिर उसमें से 2 चुनोगे, ठीक है ना, उसका एक और नया नाम रख दोगे। अच्छा, जो नया नाम आया उसका फिर वापस ऊपर जाओगे, ऊपर वाले से यूनियन कराओगे, यूनियन कराने के बाद में फिर से उसका कोई ना कोई नया नाम रख दोगे। बस ये चलता रहेगा और लास्ट में जाकर के आपके पास जो फाइनल सेट आएगा उसका पहले वाले सेट से मैच करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये पूरी कहानी का मतलब एक बेसिक थीम है। अब वो थीम कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो आपने को निकालना है, राइट है। तो चलिए साहब अपन क्वेश्चंस के अंदर एंटर करना चालू करते हैं धीरे धीरे और देखते हैं हमसे कितनी दूर तक ये क्वेश्चन निभेगा। क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं E1 की। E1 में 1 2 3 करके 3 एलिमेंट है। अच्छा, इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट चुने जाते हैं ना तो उसका नाम S1 है। अच्छा, अब S1 जो है, मैं इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट या तो 1 2 चुन सकता हूं, या फिर मैं S1 जो है वो 2 3 चुन सकता हूं, या फिर मैं S1 के नाम पे 1 3 चुन सकता हूं, राइट है। तो मेरे पास में S1 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 इस तरह से 3 बन सकते हैं। अच्छा, अब और सोचते हैं। अब मेरे पास में S1 आ गया। S1 आने के बाद में मुझे S1 के साथ में मुझे पहले, लेकिन पैरेलली मैं आपको ये भी बता दूं मेरे उस केस में E2 कौन बनेगा, राइट है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। E2 की अगर हम लोग चर्चा करते हैं ना, E2 में थोड़ा सा कलर डिफरेंस रख करके बना देता हूं ताकि मेरे को यही अगर जरूरत पड़ेगी तो, वैसे हालांकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से E2 को बता देता हूं। E2 हम यहां ले लेते हैं, राइट है। इसको अपन अनटच रखते हैं ताकि अपने को वहां से क्लैरिटी रहेगी। जब मैंने इसकी बात करी 1 2 की, तो ऊपर जो 1 2 3 था उसमें से 1 2 हटा लो, क्या बच गया 3, उसका नाम E2 है, ठीक है ना।
अच्छा, मैं इस चीज को यहीं लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इन केस अगर जरूरत पड़ेगी तो वैसे याद रह जाएगा। तो E2 क्या चीज है, 3 है। इस केस में E2 क्या है, 2 3 हटा लो ऊपर वाले से E1 में से, तो बच क्या क्या 1, वो E2 है। यहाँ पे E2 क्या चीज है, सब 1 2 हटा लो, 1 3 हटा लो 2, ये E2 है। तो अपने पास में E2 भी आ गया। अच्छा, E2 आने के बाद में हम वापस से बैक टू द बेसिक गेम वापस अंदर एंटर कर जाते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जब आपके उसमें S1 आ चुका है, E2 आ चुका है, तो आप बात करो आप F2 की। और F2 आपको कैसे सोचना है, F1 के साथ में यूनियन करके S1 का। F1 क्या है, F1 की अगर हम चर्चा करते हैं तो F1 क्या चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। F1 हमारे लिए इस केस में है ना, सभी केसेस में F1 लिखें या नहीं लिखें, F1 यही दिखा देता हूं मैं आपको, मेरी एक लाइन बच जाएगी। F1 मेरे पास में क्या 1 3 4 है। F1 अगर मेरे पास में 1 3 4 है तो मैं 1 3 4 को S1 के साथ में यूनियन कराऊंगा और मेरे पास F2 आएगा। क्या बोला मैंने, मैं S1 का F1 के साथ इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन करवाऊंगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपके सामने 1 2 का यूनियन करवाता हूं, ठीक है ना, F1 के साथ। F1 क्या है अपना दोस्त, 1 3 4। अगर बताओ अब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे 1 2 3 4, तो बस मैं यहाँ पे 1 2 3 4 बोल देता हूं, ये भर दिया मैंने F। अब मेरे लिए F2 इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, S1 मेरे लिए अब 2,3 है, दिख रहा होगा आपको, है ना भाई, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। अभी मेरे लिए S1 क्या है 2,3, 2,3 का 1 2 1 3 4 से अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊंगा तो वापस से 1 2 3 4 आएगा, डन, सही है। और अगर मैंने 1 3 के साथ में कराया तो अगर मैं 1 3 के साथ करवाता हूं तो सोचो 1 3 का 1 3 4 के साथ कराता हूं तो 1 3 4 ही आएगा। तो F2 मेरे पास में 1 3 4 है, दैट्स इट। तो अब मेरे पास में S1 पड़ा है, F2 पड़ा है, अब मेरे पास S1 और F2 दोनों आ चुके हैं। अब आगे मेरे को जब चलना है तो क्वेश्चन के अंदर इसमें से 2 एलिमेंट चुनने हैं, क्योंकि मेरा ये की रोल दिया इन्होंने कि हर बार 2 एलिमेंट चुन के लाओ आप, ठीक है ना। तो अब मैं 2 एलिमेंट चुनूंगा, राइट है। अगर मैं 2 एलिमेंट चुनता हूं तो 2 एलिमेंट चुनते टाइम पे उसका जो भी नाम होगा ना, ठीक है ना, उस सेट को S2 के नाम से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। जो भी मैं F2 से 2 एलिमेंट चुनूंगा, अब देखो 1 3 4 1 2 3 4 में कुल मिला के 4 एलिमेंट है, इसमें से 2 एलिमेंट चुनूंगा तो मेरे पास में 6 अलग अलग 2 एलिमेंट वाले सेट बन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो जो सेट बन सकते हैं उसमें से क्या होगा बताता हूं, देखो एक सेट बनेगा 1 2, एक सेट बनेगा है ना 1, एक सेट बनेगा 1 2, ठीक है ना, एक सेट बनेगा 1 2, एक सेट बनेगा 1 3, एक सेट बनेगा 1 4, ठीक है ना, एक सेट बनेगा 2 3। अब देखो यहां ये भी पॉइंट है, 2 3 बनेगा, एक बनेगा 2 4 और एक बनेगा 3 4, राइट। अगर मैंने इसमें से 2 एलिमेंट के सेट बनाए तो ऐसे बनेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं इसे मार्क कर देता हूं पहले से कि भाई मैं जब इन 3 की बात करूंगा तो इनके लिए अलग कहानी चलेगी, इनके लिए अलग कहानी चलेगी, ऐसे, राइट। अच्छा, अब जरा F2 के ऊपर बात करते हैं, इस वाले केस के ऊपर, राइट। ओके, अब बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा, मैं आगे जब लेके चल रहा हूं तो आपको ये जो कुछ भी कर रहा हूं S2 कर रहा हूं। अच्छा, अब आपको ये पता होगा मैं जब इसको U मार्क कर रहा हूं ना, तो आप देखिए इस तरह से मार्क करने का क्या मतलब है, इस तरह से मार्क करने का मतलब मैं जब S1 मैंने 1 2 लिया तो मेरा F2 1 2 3 4 आया, उसके कारण जो S2 आया वो इधर इस सेगमेंट का ये आंसर आया। लेकिन अगर मैंने S1 2 3 लिया, अगर मैंने S1 ही 2 3 ले लिया है तो फिर डेफिनेटली मेरा S1 ही बदल गया। अगर मेरा S1 ही बदल गया तो फिर S2 भी बदलेगा, है ना, क्योंकि S1 F2 कौन है, F1 और सॉरी S1 और F1 का इंटरसेक्शन यूनियन है। मैं इन दोनों के बीच में यूनियन देख रहा हूं और इन दोनों के बीच में यूनियन 2 3 और 1 2 3 4 के बीच का यूनियन 1 2 3 4 होगा। हाँ, अब की बार अगर 1 2 3 4 होगा तो 1 2 3 4 का अगर मैं 1 2 3 4 से अगर 2 एलिमेंट चुनता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या क्या बन सकता है वो सोचो। देखो अब की बार मेरे लिए S2 के नाम पे क्या बनेगा, 1 2 3 4 में फिर से वही बनेगा जो पिछले वाले बने थे ना। एक बन सकता है S2 के नाम पे क्या क्या, एक बन सकता है 1 3 सॉरी 1 2, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 1 4, राइट। एक बनेगा 2 3, एक बनेगा 2 4 और एक बनेगा 3 4। ये भी काम खत्म किया। अब मैंने S2 यहां के लिए भी बना दिया, ठीक है। अब बहुत बढ़िया जगह पे खड़े हैं अपन लोग, राइट। अब अपन तीसरे सेगमेंट पे नजर रख रहे हैं जब हमने इन दोनों के बीच का यूनियन करा। तो जो हमारे पास में S2 आएगा ना, वो सॉरी F2 दिखा रहा हूं पहले मैं आपको, ठीक है। मेरे पास में F2 आ रहा है 1 3 4। अब मेरे को 1 3 4 का 1 3 4 से S2 निकालना है,
ठीक है, और S2 अपने हमें इनमें से 2 एलिमेंट चुनना है। तो ये टोटल कितने हैं? 3 एलिमेंट है। 3 में से 2 चुनने के तरीके क्या होंगे? 3C2 माने 3। 3 तरीके कौन कौन से होंगे बताता हूं। 1 3 एक सेट, 1 4 दूसरा सेट, एक 3 4 अगला सेट, राइट। अच्छा, इसमें से 1 1 वाले जितने भी हैं वो ये 3 हैं, ठीक है ना। और 1 1 को छोड़ करके जितने भी हैं, माने जिसमें पहले नंबर पे 1 है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इनको मैंने एक ब्रैकेट में लिया है। और जो 1 1 के अलावा वाले हैं उनको मैं दूसरे में ले रहा हूं, 2 2 3, ठीक है ना। इनको मैंने एक दूसरे करली ब्रेसेस से रिकॉर्ड करा है। इसमें 1 1 वाले को एक अलग करली ब्रेसेस से दिखा रहा हूं, और 1 1 के सिवा फर्स्ट एलिमेंट जब 1 1 नहीं है तो उसके सिवा वाले को दूसरे से दिखाऊंगा, ठीक है। 3 अलग अलग S1 है, उनके कारण 3 अलग अलग F2 आए हैं, और उनके कारण से 3 अलग अलग S2 आए हैं। क्योंकि एक पूरी एक दुनिया है, दूसरा बीच का एक अलग दुनिया है, तीसरा एक अलग दुनिया है, राइट। अच्छा, इस पूरी कहानी को इसीलिए कई लोगों ने सुपर टफ क्वेश्चन नाम दिया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड करके रखने लायक है कि कैसे सोचा गया था, कैसे सोचा है सर ने। अब वो सुनने लायक होगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक मैं F2 तक आ गया था। अब उसने मेरे को कहा F2 से आपने S2 पा लिया, हाँ पा लिया। अब S2 के बाद में आपकी नजर जाके टिकनी चाहिए G2 पर। अब आप G2 पे फाइट करेंगे। G2 क्या है? G2 अपने आप में G1 और S2 के बीच का, G1 का है सर ये रहा, और S2 का है ये रहा। इसके और इसके बीच का यूनियन लेना है अपने को ना। अब मैं इसके लिए G2 सोच रहा हूं, पहले मैं 3 ब्रैकेट का G2 अलग सोच रहा हूं। तो मेरे पास में आप 2 3 4 5 को अगर आपने 1 2 से मिला है तो 1 2 3 4 5 आएगा, 1 3 से मिला है तो 1 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, 1 4 से मिला है तो भी 1 2 3 4 5 आएगा। माने G2 इन तीनों केसेस में 1 2 3 4 5 ही आएगा। अच्छा, इस केस में G2 क्या आएगा? अगर आपने 2 3 को इसके साथ यूनियन कराया 2 3 4 5 के साथ, तो 2 3 4 5 ही आएगा। 2 4 के साथ कराए तब भी 2 3 4 5 आएगा, 3 4 के साथ कराए तब भी 2 3 4 5 ही आएगा। इसलिए आप यहां 2 3 4 5 ही लिखोगे। ये आपका G2 बना। G2 बनने के बाद आप S2 पे आ जाओ। अब यहां पे आपका G2 क्या बनता है वो बता रहा हूं आपको, जरा समझना। 1 3 के साथ में अब आप 1 2 3 4 को ओ सॉरी इन तीनों में से किसी को भी इसके साथ अगर आपने यूनियन कराया तो 1 2 का इससे यूनियन 1 2 3 4 5 ही आएगा। 1 2 3 4 5 डन। इसमें भी 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, सॉरी, इसमें 2 3 4 5 ही आएगा, राइट। और इस केस में 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है ना। और इस लास्ट वाले केस में 3 4 के साथ मिलाऊंगा तो 2 3 4 5 आएगा, राइट। ओके, अब मेरे पास में सारे केसेस का G2 अवेलेबल हो गए। हर केस का अलग G2 है, G2 सबके अवेलेबल हो गए। अब G2 आने के बाद में मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। फाइनली जो भी 2 एलिमेंट अब इसमें से चुनेंगे हम, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब चुनेंगे वो हम दिखाएंगे नहीं, अब दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, दिखाए नहीं रहे हम। वो 2 चुनने के बाद में S3 उन 2 चुने गए एलिमेंट का सेट होगा। वो S3 E2 के साथ में यूनियन करके E3 देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर जितनी भी फाइट है ना वो सारी की सारी E3 के आगे टिकी, तो मैं E3 जानबूझकर ले रहा हूं। E3 मेरा E1 के बराबर आना चाहिए, ऐसा अगले ने बोला है। यहां पर देखो, आप देखा, आपकी नजर पड़ी, E3 E1 के बराबर आना चाहिए, और E1 अपना 1 2 3 है, तो इसका मतलब E3 आपका 1 2 3 आना चाहिए, राइट है। अब सुनो आप जरा, मैं इससे जब भी 1 2 3 बनाने की सोचूंगा, ठीक है ना, तो मैं यहां से 1 2 लाने की सोच रहा हूं, ठीक है ना। इसमें से कोई 2 एलिमेंट चुने मैंने 1 2, भाई ये अपने हमें टोटल 5 थे ना, तो 5 में से कोई भी 2 एलिमेंट चुनने के 10 तरीके होते, माने 10 डिफरेंट 2 वाले ब्रैकेट बनते। उन 2 वाले ब्रैकेट में एक ब्रैकेट कोई ना कोई 1 2 का हो सकता है। अगर वो होगा तो फिर वो 1 2 जो बनेगा वो 1 2 जो होगा वो मेरा S3 कहलाएगा। माने ये मेरा S3 बन रहा है। अगर ये मेरा मतलब S3 के 10 केस बनेंगे, उनमें से कोई एक मैंने दिखाया आपको। ये जो 1 2 है, ये 1 2 जिस दिन E2 के साथ मैच करेगा,
ठीक है ना, किसके साथ में यूनियन करेगा, E2 के साथ यूनियन करेगा। अब E2 कहां है सर, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, दिख रहा है आपको, जिस दिन ये 1 2 इस 3 के साथ यूनियन करेगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 बनाएगा। और जो 1 2 3 होगा, माने जैसे यूनियन करेगा, यूनियन करते ही 1 2 3 बनाएगा, और उस यूनियन का नाम E3 पड़ेगा। E3 1 2 3 है, और E1 भी बाई चांस 1 2 3 है, और दोनों मैच कर गए, और दोनों मैच करते हमारा केस बन गया। ऐसे सोचना है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, मैं इस कहानी के अंदर और इस कहानी के अंदर बड़ा ध्यान से सुनते जाना, आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं किससे क्या डिमांड कर रहा हूं। मैं जानबूझ करके एक फोर्सफुली डिमांड कर रहा हूं, एक जबरदस्ती की डिमांड भी कर रहा हूं। मैं सबसे 1 2 3 लाना चाहता हूं, ठीक है ना। मैंने पहले से डिमांड करी कि आप प्लीज 1 2 दीजिए, राइट। अच्छा, इससे हम डिमांड करते हैं 1 2 दीजिए, इससे हम डिमांड करेंगे 2 3 दीजिए, इससे भी हम डिमांड करेंगे 2 3 दीजिए। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और लास्ट के दो से हमने 1 3 की डिमांड करी है। अब 1 3 यहां पे रखता हूं, 1 3 आगे बड़े धैर्य से एक चीज को पकड़ते हुए चलते हैं, तब समझ में आएगा, जरा समझने की कोशिश करना। देखो, अब इसका 1 2 मतलब, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने इससे 1 2 मांगा कैसे, नहीं, मैंने नहीं मांगा। मैंने कहा आप हमें 1 2 दीजिए, अगला नहीं दे पा रहा, मना कर देगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कर देंगे हम। लेकिन अगर इसने 1 2 दिया तो उसका नाम S2 होगा, ठीक है ना, सॉरी S3 होगा। वो S3 जिस दिन इस 3 मैच करेगा, समझ ना भाई, आप इस बात को समझो, ये कहानी यहां चल रही है, यू चल रही है, यूं, अब ये यूं यहां तक आ गई है, समझ रहे हो आप। हाँ, अगर आपकी नजर पड़ी तो आपको पता होगा इस 3 के लिए मुझे 1 2 ही चाहिए था, आया। हाँ, इस 3 के लिए मेरे को 1 2 3 चाहिए, 1 2 ही चाहिए था, तभी तो 1 2 3 बनेगा। एग्जैक्टली ऐसे सर ने सोचा है। अच्छा, इसका मतलब ये कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो सर ने पास में 2,3 सोचा है, ये इस 1 को देखते हुए सोचा है। हाँ, एग्जैक्टली इस 1 को देखते हुए सोचा भाई, सचमुच में इस 1 को देखते हुए सोचा है। अगर मैं इस 1 से 2 3 मिलाऊंगा तभी तो 1 2 3 बनेगा। हाँ, मैंने तो हर किसी से यही सोचा, मेरे को 1 2 3 चाहिए, इससे ये चाहिए, इससे ये चाहिए, इससे ये चाहिए, मैंने सबके लिए सोच लिया भाई किन किन से क्या क्या चाहिए। मतलब आप कैसे भी करके E3 बना के रहोगे। हाँ, E3 बनाएंगे, और वो E3 E1 के बराबर भी होना चाहिए, मैच भी करना जरूरी है। अच्छा, अब फिलहाल हमने सारी डिमांड्स अपनी मनवा ली। अब मनवाने के बाद हम चलते हैं इसके आगे, अब प्रोबेबिलिटी की दुनिया में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी हमसे कैसे फाइनली निकलेगी, वो सोचना हमारे लिए एक मस्ट क्वेश्चन है, जो जरूरी है हम सभी के लिए इस बात को समझना, रियलाइज करना कि हम प्रोबेबिलिटी की दुनिया में कैसे एंटर करेंगे। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि जब मैं प्रोबेबिलिटी की दुनिया में एंटर कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी की। जब मुझसे आप ये कह रहे हो कि आपको प्रोबेबिलिटी की दरकार है, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी की जरूरत है, किसकी, जब आपको प्रोबेबिलिटी की जरूरत है E1 और E3 सेम आए इसकी, राइट है। टोटल कितने केसेस हैं आपके सामने, कितनी दीवारें खड़ी हुई, 3। हम इनमें से पहले वाले सेट की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले इस सेट में आने का चांसेस कितने हैं, 1/3, क्योंकि सभी इक्वी प्रोबेबल है। तो इसका मतलब बाहर में बैठेगा 1/3। अंदर एंटर करते हैं। अंदर जब मैं एंटर करूंगा तो मैं आपके सामने पहले लिख दूं कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले करली ब्रेसेस की, तो इसके चांसेस 1/2 इंटू 1/10। समझना, अब आप कहोगे 1/2 कैसे चांस है, किसके वो चांसेस 1/2 है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं इसके चांसेस 1/2 किस बात के हैं, ये 1/2 नहीं है बेसिकली, है ना। ये बेसिकली अगर आपको बोल रहा हूं मैं 1/2, तो मैं कह रहा हूं हमारे पास में 3 ब्रैकेट है आउट ऑफ 6, तो 3 ब्रैकेट आउट ऑफ 6 आने के चांसेस क्या है, 3/6। सही है। अच्छा, उन 3/6 से आगे जाकर के हमारे इस 1,2 के आने के चांसेस क्या है, तो हमको पता है हमारे पास में जैसे आगे जाएंगे हमारे पास G2 बनेगा, और G2 में 5 एलिमेंट है, उन 5 एलिमेंट्स ऐसे 2-2 वाले 10 बनेंगे, उस 10 में से ये एक है, तो इसका मतलब इसके चांसेस 1/10 हो गए। या क्या हो सकता था, अब जब मैं बात करता हूं इस पास वाले की, राइट है, तो इस पास वाले से पहले मैं ऊपर वाले करली ब्रेसेस तक आऊंगा, तो उसके चांसेस भी 3/6 हैं, ठीक है ना। और 2 3 4 5 से
1,2 कोई नहीं ला सकता, क्योंकि 1 कहां से दोगे, तो 1 लाने के चांसेस हो गए 0, 1,2 लाने के चांसेस हो गए 0। ओके, अब आता हूं इस 2 3 के लिए, राइट है। अब इस 2 3 से पहले मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूं। ये कुल मिला के कितने करली ब्रेसेस हैं, आप कहोगे सर 3 है, ठीक है ना। ये कितने हैं, 3 है। आपके पास कितने एलिमेंट थे ऊपर, 4, 4 में से आपने दो दो के सेट कितने बना सकते थे, 4c2 माने 6। उस 6 में से आप कितने करली ब्रेसेस की बात कर रहे हो एक टाइम पे, यहां से यहां तक में जाते समय पर 3 की, तो मतलब चांसेस हो गए 3/6। अब आप इस करली ब्रेसेस में आ गए। इस करली ब्रेसेस की वजह से आपके पास 1 2 3 4 5 बना। उस 1 2 3 4 5 से टोटल एलिमेंट 5 थे, उसमें से दो दो के कितने सेट बन सकते थे, 5c2 माने 10 सेट बन सकते थे। उस 10 सेट में से ये 2,3 एक सेट है, माने इसके चांसेस फिर से 1/10 हो गए। थोड़ा थोड़ा मैंने कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े धैर्य के साथ सुनना है आपको। अब मैं चलता हूं अगले के ऊपर। अब बात करते हैं हम इसकी, तो इस 3 के 6 में से आने के चांसेस कितने हैं, इस 3 के 6 में से आने के चांसेस 3/6 है, मल्टीप्लाइड बाय। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इस 2 3 4 5 के अंदर कुल मिलाकर के मेरे पास में कितने एलिमेंट है, 4। 4 से दो दो के कितने सेट बन सकते हैं, 4c2 माने 6। उसमें से ये कितना है, 1। इसका मतलब इसके चांसेस 1/6 हो गए। सोच लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से सोचने की कोशिशें जारी हैं। मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना। 1/6 चांस बन गए। ओके, प्लस अब चलते हो, अब आएगा मजा। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक नजर रखी, हल्की सी भी नजर उसकी इधर उधर हो रही है, वो अब बचा ले अपने आप को। ये टोटल कितने हैं, 3। 3 में से दो दो के कितने सेट बनते, 3c2 माने 3 सेट बनते। उन 3 सेट में से ये कितने हैं, 2। तो मतलब ये कि इन 2 के चुने जाने के चांसेस कितने हैं, 2 आउट ऑफ 3। अच्छा, उन 2 आउट ऑफ 3 में 1 3 1 4 है, और हमें चाहिए 1 3, ठीक है ना। ये 1 3 इस 1 2 3 4 5 में से कुल मिलाकर के कितने सेट बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं 10। सही है ना भाई। उन 10 में से ये 1 है, तो इसके होने के चांसेस 1/10। प्लस लास्ट में आता हूं, ये 1 है आउट ऑफ 3, इन 3 में से ये 1 है, तो इसके चांसेस हो गए 1/3। और उस 2 3 4 5 में से 1 3 कोई नहीं ला सकता, क्योंकि 1 है ही नहीं इसके पास। इस करली ब्रैकेट के पास 1 है ही नहीं, तो ये 1,3 दे ही नहीं सकता, तो उसके चांसेस हो गए 0। अब 0 कितनी जगह पे हो गया, यहां ये 2 तो वैसे ही गए, ठीक है ना। इधर देखा जाए तो 1/2 इंटू 10 1/20, ठीक है ना। अब मेरी तरफ से फाइनल आंसर रिकॉर्ड पे जा रहा है, ठीक है। बाहर हो चुका है 1/3, ठीक है ना। और ये बन चुका है 1/20। पास वाला फिर से 1/20, एक और उसके पास वाला 1/12, उसके पास वाला 1/15, उसके पास वाला बस यही है 1/15। दैट्स इट, दैट्स इट। अब मेरे को सबका एलसीएम कैल्शियम निकालना है, और फिर जाकर के मेरा आंसर बनेगा। मेरे पास प्रोबेबिलिटी बन चुकी है ऑलमोस्ट, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो बनेगी, लेकिन अभी बनी नहीं है। ये टोटल चांसेस है, ये टोटल चांसेस है, ये टोटल चांसेस है। हाँ, अब इसमें 1,2 वाले कितने केसेस हैं, 1,2 वाला एक केस ये रहा, एक केस ये रहा। और उसमें इन 2 की प्रेजेंस ऊपर वाले व्हाइट में कहां है, यहां से यहां तक में, कहां से कहां तक में, ये देखो यहां से यहां तक में। इस 1,2 के कारण ये 2 खुले थे, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, देखा आपने। हाँ, 1,2 सिर्फ इतनी ही जगह पे था, माने, और उसमें से एक तो 0 है, तो उसके चांसेस 1/20 हैं, समझे। हाँ, तो अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी की बात करी जाएगी, तो नीचे हो चुका है 1/3 इंटू में ये सब का ड्रामापन खत्म कर देते हैं, ये बन गया 1/10। मैं आपके सामने इसको एडिशन के साथ दिखा देता हूँ, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, एलसीएम आ गया 180। तो 10 के हिसाब से गया 18 बार, 12 के हिसाब से गया 15 बार, 18 15 33, और 15 के हिसाब से गया 12 बार, 33 और 12, 33 और 12, 43 45 45/180। तो नीचे बन रहा है 45/180, और ऊपर बन रहा है 1/60। और अगर ऐसा है तो ये बन जाएगा हमारी तरफ से आंसर में कितना, 1/5। सही है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/5।
1/5, 1/60। क्वेश्चन के अंदर बन रहा है 1/20 इंटू 1/3, 1/20 इंटू 1/3, और नीचे की तरफ बन रहा है 45, 1/3 इंटू 45/180। 45/180 का मतलब 1/4 होता है ना, है ना, है ना। 45 के हिसाब से देखा तो 1/4 इंटू 3 भी तो आएगा। 1/15 आ रहा था नहीं तो 1/3 इंटू 180 है ना। हाँ सॉरी, तो 1/3 इस वाले का मिसिंग हो गया था मेरे से। तो ये अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/5, 1/15 नहीं 1/5। 1/5 इज द राइट आंसर। तो आंसर इज 1/5। है क्या अपने पास कोई आंसर है 1/5 में? 1/5 ये ऑप्शन सही है, 1/15 नहीं था, मतलब सही है। 1/5 इज द राइट आंसर। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसको देख करके आप में से कई लोगों के मन में समर्पण का भाव आ गया होगा कि सर सरेंडर सर, ठीक है ना। लेकिन ये कॉम्प्रो सिचुएशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अगर भाई आपने एक बार कर लिया ना, तो आपको खुद ही गट्स फीलिंग आ जाएगी कि अगर मैं ये वाला क्वेश्चन समझ सकता हूँ तो मैं इस बार एडवांस जरूर फोड़ दूंगा, फोड़ के ही रहूंगा। क्योंकि अगर मेरा दिमाग इस लेवल का क्वेश्चन खुद बना सकता है तो फिर तो बचा ही क्या। अगर मैं ये क्वेश्चन अपने किसी दोस्त को बना के दिखा दूं तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। सामने वाला इस लेवल की बातचीत समझ ही नहीं सकता। और अगर आपका दिमाग इस लेवल की बातचीत को समझ रहा है तो पक्की बात है कि आप में वो मटेरियल है जिसकी आईआईटी को तलाश है ना। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखें अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, किस तरफ लेके जा रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कहेगा देखेंगे। तब तक ये बड़ा 5 वाला तरीका तो मेरा जानने के लिए आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने पहले कह दिया था, थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग करके रख लेना, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये क्वेश्चन कैसे मैंने करवाया टोटल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है लेट P1 1,10,0,010। अच्छा, तो आई ही दे रखा है और क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें, ठीक है ना। ओके, P1 दे रखा है, फिर P2 दे रखा है, फिर P3 दे रखा है, P4 P5 P6 दे रखा है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर X करके दे रखा है, उसमें PK PKT और बीच में कुछ दे रखा है कोई एक मैट्रिक्स। मैं ये कह रहा हूं कि हमको एक PK दिया है, एक उसका ट्रांसपोज दिया है और बीच में एक मैट्रिक्स दे रखी है। अच्छा, or PKD denotes the transpose of the matrix of PK, then which of the following options is correct? If X multiplied by 1 1 1 is equal to alpha 1 1 1, then alpha is equal to 30. X अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, the sum of the diagonal entries of the X is 18, X minus 30 is a invertible matrix. Okay, ठीक है। तो अगर भाई क्वेश्चन के अंदर अपन एंटर कर जाएं तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग अब समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे लेकर के चलना है। मैं आपको एक एक करके एक एक कदम पे आपका साथ देते हुए चलता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना। राइट, सबसे पहली चीज जो आपको सबसे पहले बीच में से निकालनी है वो ये वाली मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है ना, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, कारण बताऊंगा। मैंने इसका नाम अपनी तरफ से दे दिया कि मान लेता हूं ये जो मैट्रिक्स है ये अपने आप में ए है, 2 1 3 1 0 2 3 2 1, ये ऐसा, ये ए है। अच्छा, अगर ये ए है तो इस ए से मुझे क्या फायदा और क्या नुकसान है, ये समझने की जरूरत है कि मैं आखिरकार इस क्वेश्चन के अंदर इसके ए होने से मुझे फर्क क्या पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन में ए के आने से मुझे क्या फर्क पड़ सकता है, वो जरा देखने लायक चीज है। अगर आप इनमें से किसी भी एक के साथ में बात करते हैं, जैसे मैं आपके सामने अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये ए दिख रहा है, ठीक है ना, और मैं जैसे के की जगह पे 1 रखूंगा तो ये P1 बन जाएगा। राइट है, अगर ये P1 बन जाएगा, ठीक है, तो मैं P1 A P1 का ट्रांसपोज देखूंगा, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अगर मैं ये देख रहा हूं तो मेरे को जरा समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने बात करता हूं, पहले मैं X को लेकर के आता हूं, X के नाम पे मैं एक एक करके P1 P2 रखता हूं। तो P1 फिर A फिर P1 का ट्रांसपोज, ये लिखा है, फिर सिग्मा के कारण प्लस, फिर मैं K की वैल्यू डालूंगा 2, तो P2A P2 का ट्रांसपोज, फिर P3A P3 का ट्रांसपोज, फिर P4A P4 का ट्रांसपोज, और फिर उसके बाद मैं डालूंगा P5A P5 का ट्रांसपोज, और लास्ट में डालूंगा P6A P6 का ट्रांसपोज। ओके, जब मेरे पास में X आ जाएगा
तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के ऊपर बाहर भी ट्रांसपोज लगाऊंगा। हाँ लगाएंगे, लगाने से क्या होगा, ये ट्रांसपोज सबके ऊपर आएगा। अगर इस पे आया तो ये हो जाएगा P1A P1 का ट्रांसपोज और यहां हो जाएगा P2A P2 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर सिमिलरली यहाँ पे P3A P3 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा चलेगा। डेड डैश यहाँ पे हो जाएगा P6A P6 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपको पता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कि वो प्रोडक्ट में उल्टा खुलता है, तो यहाँ पे खुलेगा P1A P1 ट्रांसपोज और यहाँ खुलेगा P2A P2 ट्रांसपोज, यहाँ पे खुलेगा P3A, ठीक है ना, P3 ट्रांसपोज एंड सो ऑन होते होते लास्ट में खुल जाएगा P6A P6 ट्रांसपोज। अच्छा, अब इनमें से हम किसी के साथ में भी अगर चलते हैं तो आपको दिखाता हूं, जरा समझने की बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। ये अपने आप में आई है ही, जैसे मैंने P1 लिखा, A लिखा, P1 का ट्रांसपोज लिखा, तो ये अपने आप में आई है। आई इंटू ए इंटू में आई का ट्रांसपोज वापिस आई होगा, ये वापिस ये ए बनाएगा और वापिस में अपना आंसर ए ही हो जाएगा। तो मतलब हमारे को पता चला कि ये तो बिल्कुल ही सेम है ना। आप समझे इस बात को। अब ऐसा क्यों है आगे, लेकिन सर P2 के साथ आप ये कैसे व्यवहार में लाओगे। चलो ये तो सर आई है, P2 के साथ में आप कैसे बता पाओगे कि P2A और P3 का ट्रांसपोज और P2 का ट्रांसपोज और P2 का ट्रांसपोज A और P2 सेम है। मैं समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। मेरे हिसाब से ये दोनों सेम है। क्यों सेम है बताता हूं। अगर मैं P2 का ट्रांसपोज पूछूं आपसे, तो आप बताइए P2 का ट्रांसपोज क्या होगा। P2 का ट्रांसपोज करने का मतलब ये रो है ना 1 0 0 जो है, इसको कॉलम बना लेता हूं, इसको भी कॉलम बना लेता हूं, इसको भी कॉलम बना लेता हूं। और अगर मैंने ऐसा कर लिया, समझना, तो आपको नहीं पता लेकिन आप वापस से P2 ही देख रहे हैं। अच्छा, मतलब P2 का ट्रांसपोज P2 एक ही बात है। हाँ ये एक ही बात है। अब मैं P3 के ट्रांसपोज की बात करता हूं। P3 का ट्रांसपोज क्या है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 ये आएगा और आप देखिए वापस से आपके पास P3 आ रहा है। अरे हाँ ये तो सेम है, एक ही बात है। एग्जैक्टली आप किसी भी मूवमेंट पे वापस सेम चीज पाओगे। इसका मतलब ये कि आपको पता चलेगा, ये तो हुआ इसके बारे में बात। अभी एक चीज और मेरे से गलती हो गई, उसको भी करेक्ट कर देता हूं, उसको हाथों हाथ करेक्ट कर देते हैं अपन। हमने ट्रांसपोज बिगड़ते टाइम पे इसका ट्रांसपोज भूल गए, इसका ट्रांसपोज अभी भी बीच में फंसा हुआ है। अब ए ने कहा मेरे ट्रांसपोज को लेकर भी कुछ कमेंट करो, मैंने कहा लीजिए मैं आपके सामने ए का ट्रांसपोज करता हूं। ए का ट्रांसपोज 213 को मैंने ऐसे लिख दिया 213 और इसको लिख दिया 102, जो रो में उसको कॉलम में, इसको लिख दिया 321। अब आप देखिए वापस से ए आ गया। अरे शाबाश, ये ए आ रहा है। हाँ तो आपको नहीं पता लेकिन ये वापस में P1A P1 का ट्रांसपोज ही लिखा है, ये P2A P2 का ट्रांसपोज ही लिखा है और ये P3A P3 का ट्रांसपोज ही लिखा है। डायरेक्ट ये P6A P6 का ट्रांसपोज ही लिखा है। और अगर ये ही लिखा है तो आप एक तरह से जब आप X का ट्रांसपोज कर रहे थे ना, तो वापस आपके हाथ में X ही आया है। अच्छा, मतलब ये जो X है इसका ट्रांसपोज वापस यही मिला। मैं आपको यही बात समझाना चाहता था। और इसके मिलने से क्या होगा सर, मेरे को क्या मिला, मैंने कहा अगर ये ऐसा है तो हमारी तरफ से पहला आंसर जा रहा है X इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। X अपने हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने बी ऑप्शन तो कम से कम सही है। ओके, तो ये तो अपना पहला ऑप्शन मतलब सही बैठ गया। सही बैठ गया नहीं, वो सही है। इवन मैं तो आपको एक और बात बताता हूं, देखो अब जरा समझना, मैं आपके सामने और दूसरा क्या ऐसा चरण रखने वाला हूं जो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक पॉइंट है। समझने की कोशिश करना, अगर आप समझो तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको क्लिक कराऊं तो शायद आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस चीज को क्लिक कर जाएंगे कि एक्चुअल में हम किस तरफ जाना चाहते थे और कहानी क्या है, ठीक है ना। अब मैं कहानी को लेकर के जाना चाह रहा हूं एक दूसरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों से कह रहा है कि x की अगर 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 30 30 आएगा।
क्योंकि अल्फा 30 है, इसलिए ऐसा बोला मैंने। आई एक्सपेक्ट कि आप मेरी बात समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा है तो ये आया कैसे और क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बात करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना कि ये क्या कहानी है। अच्छा, इस पूरी कहानी में एंट्री कराने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं उसको समझना। इसमें ये जो x की मल्टीप्लाई हो रही है ना इस 111 से, है ना, इसको अपन कलर चेंज करेंगे पहले तो, ठीक है। इस 111 को मैंने अपनी तरफ से माना, अब मैं सेकंड पार्ट के ऊपर फाइट मार रहा हूं कि ये अपने आप एक मैट्रिक्स Q है, ठीक है ना। अच्छा, मान लेते हैं ये Q है। अगर ये Q है तो x तक जाने का मतलब है इस सिग्मा तक आना, और सिग्मा तक आने का मतलब पीके पीटी इन सबके साथ भी भिड़ाना, बात को कैसे भी करके इनके साथ भी एडजस्ट करना है। तो मैं पहली लाइन जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं, जैसे मैंने P1 के ऊपर बात करनी चालू करी कि P1 का ट्रांसपोज इनटू Q क्या होगा। अगर आप समझेंगे तो आपको क्लिक करेगा, अच्छा लगेगा। P1 का ट्रांसपोज, इवन मैं तो कहता हूं P2 के ऊपर भी बात कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी बात कर लो। P2 का ट्रांसपोज इनटू Q क्या होगा, तो आपको पता होगा ये लिखा है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, और मैं आप इसकी लड़ाई करवा रहा हूं 1 1 1 से, माने मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूं 1 1 1 से। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते हैं। और जैसे ही आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पहले मैं ये बता दूं, ये अपने आप में 3x3 है और ये अपने आप में 3x1 है। तो जो भी आंसर आएगा वो 3x1 माने वापस से एक कॉलम मैट्रिक्स आने वाला है, राइट है। तो इस सबका आंसर जो आने वाला है वो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, वो समझो आप क्या आएगा। जैसे ही आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो आपका आंसर 1 आ गया, पास वाली करी तो भी 1 आ गया, उसके पास से करी तो भी 1 आ गया, माने आपके वापस Q आ गया। अगर ये आपने P3 के साथ भी मल्टीप्लाई करा होता तब भी वापस Q ही आता, माने आपने अगर P3 ट्रांसपोज का Q से मल्टीप्लिकेशन करते तो भी Q आता। क्या फर्क पड़ता है सर इससे? इससे फर्क ये पड़ता है कि आप बात कर रहे हो x की, मैं x की Q से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, याद है ना। क्यों क्यों कैसे है सर दिमाग में, एक्स क्यू, इसको देखो एक्स क्यू, एक्स की क्यू से करता हूं। तो एक तरह से आप सिग्मा में पी के इंटू में ये जो कुछ भी है, इसको अपन ने ए नाम दे रखा है, पी के ए, फिर पी के ट्रांसपोज की क्यू से मल्टीप्लाई कर बैठो। हाँ, कर बैठेंगे। अच्छा, ये जो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे पीके के ट्रांसपोज की क्यू से, जैसे हमने P2 के ट्रांसपोज की क्यू से मल्टीप्लाई करी तो आंसर क्या आया था, Q। तो पीके ट्रांसपोज की क्यू से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, Q। तो मैं यहां पे देखूंगा सिग्मा में मेरा आंसर आ रहा है पीके इंटू ए इंटू क्यू। ओके, पीके इंटू ए इंटू क्यू। हाँ, यहां तक भी मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा अपन ने बहुत बड़ा संग्राम छेड़ दिया, बिल्कुल आसान आसान बात कर रहे हैं एकदम। अच्छा, अब जो जो अपना बेसिक तर्क है उस पर चलते हैं ना। अब मैं आपके सामने एक बार जरा, मैं आपको तब तक ए क्यू की मल्टीप्लाई दिखाता हूं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें सिग्मा पीके को आप अलग कर दें, सिग्मा ए क्यू पे आ जाओ आप पहले, ठीक है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए सिग्मा पीके क्या है। सिग्मा पीके का मतलब हो जाएगा इन सबका जोड़, इन सबको जोड़ना है, और मैट्रिक्स में सबको समाप्त करना आता है। 1 और 1 2 और 0 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2। तो मतलब ये कि आपके पास में इधर से तो आ रहा है, इसका पीके का सम आ रहा है, ठीक है, पहले नंबर पे 2, फिर आ रहा है 0 0, मैं देखो किस किस की, इस 0 0 1 1 0 0, इन छों की जोड़ रहा हूं, 2 आ रहा है वापस से। जैसे मैंने इन 6 को एलिमेंट्स को जोड़ा 2 आ गया। अब मैं थर्ड, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट जोड़ रहा हूं, अभी तक 0 आ रहा है, फिर 2 आया तो वापस से 2 आ गया। ऐसे 2 2 2 2 2 2 ही आएगा लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा 2 2 2 ही आया। अब सिग्मा एक्यू की बात करते हैं, है ना। अब आपके सामने अगर मैं एक्यू की बात करता हूं, ठीक है ना, तो एक्यू का मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूं आपको। एक्यू का मतलब हो जाएगा आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 से। जैसे ही आपने इसकी मल्टीप्लाई से करी 6 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से करी 3 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से करी 6 आ गया, तो 636 आ जाएगा। और आपको बताइए तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये अपने पास में 636 ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 636 का 636 ही रहेगा। मतलब इनका फाइनली इसके आगे मैं लिख देता हूं 636, और ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के काम आ गया, ये तो अपन हटा लेते हैं यहां से। चलो, ये भी डन हो गया।
अब हमारे को क्या करना है, हमें तो मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिलेगा जरा समझना। मल्टीप्लाई करते ही हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, और उस मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, और 12 और वापिस 12, 18 और 12 30, फिर अगले वाले में फिर से 30, फिर से 30, फिर से 30 आया, आ गया। तो मुझे पता चला मेरा जो एक्स क्यू की वैल्यू आई है वो आई है 30 30 30। इसमें से 30 अपन ले लेते हैं बाहर, अंदर आ जाएगा 111। इसका मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 30 क्यू। तो मेरा एक्स क्यू बराबर 30 क्यू। तो अब ये कह रहा है जबकि हमारा आंसर है अल्फा क्यू, है ना, तो अल्फा बराबर में 30 हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है, एकदम कड़क जवाब है, बिल्कुल सही। ओके, ये बात है। माने अल्फा की वैल्यू सचमुच में 30 आ रही है। हाँ, अल्फा की वैल्यू सचमुच में 30 आ रही है। अब अपन चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ। अल्फा माइनस 30 है, अपने में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं है, एक्स माइनस 30 है, सॉरी, अपने में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, वो सोचने की बारी है कि हम दिमाग लगा रहे हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका जवाब इस क्वेश्चन से ही मिल जाएगा आपको, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि फाइनली थर्ड पॉइंट के ऊपर चर्चा चल रही है, एक्स इंटू 111 इज इक्वल टू 30 111, और अपन ने सबको राइट हैंड साइड में ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x माइनस 30i कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पीछे रह जाएगा 111, और यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन सबको एक साइड में LHS में ले आए। ओके, और आपको ये भी पता हो जाएगा कि ये फाइनली आपको x माइनस 30i इंटू क्यू बराबर 0 बोल रहा है। और आपको पता होगा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ रहा है तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 30i इक्वल टू 0, और अगर ऐसा है तो फिर आपको पता है कि ये तो किसी का डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो वो अपने आप में क्या कहते हैं, वो अपने आप में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ही नहीं, ये तो सिंगुलर ही नहीं है ना। हाँ, ये तो इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नॉट नॉन इन्वर्टिबल है ना, तो यू कैन से नाउ इट इज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, नॉन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ये कि डी ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। अब अगला कह रहा है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे। अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें उठेंगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का मतलब ट्रेस चाहिए आपको, ट्रेस ऑफ एक्स। और आपको ये बता दूं कि ट्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ सिग्मा पी के ए पी के की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक, और अगर ये 1 से लेकर 6 तक है तो इट इज 6 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए के इक्विवेलेंट होगा, और 6 तो ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए माने इन तीन का सम, ठीक है, इनकी डायगोनल एंट्रीज का सम बोले तो 3, मतलब आंसर विल बी 18। तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपने आप में एकदम कड़क जवाब है, एकदम सही जवाब है, एकदम मधुर जवाब है। तो इसका आंसर ये वाला तो बिल्कुल एकदम फैक्चुअल आंसर है, कोई तकलीफ वाली जगह नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी था ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन अपने में बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम क्लासिक क्वेश्चन में से एक था, ठीक है। तो ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो दोबारा से अगर आप खुद रिपीट कर जाए तो मतलब आपको पूरा अलजेब्रा अब आपको रोकेगा नहीं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस खुद ब खुद बना रहे हैं और अपने दम पे कर रहे हैं तो आपका 100% है कि आपको मैथ्स अच्छी है, आपकी बुरी मैथ्स में से नहीं बोला जाएगा, आपको अच्छी मैथ्स है ऐसा बोला जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस को वापस, दोनों क्वेश्चंस अपने आप में रिपीट करने लायक है, सेल्फ ट्राई करके बनाइए। अगर भाई आप खुद बना सकते हैं और सेम आंसर ला सकते हैं तो आप समझ जाओ आप बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, और आपके पास लॉजिकल सारे आंसर्स होने चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रख लेना, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वही है, यह है कि लेट m जो है वो अपने आप में 0 1 और a और 1 2 3 3b1 और एडजॉइंट ऑफ m भी दे रखा है, ठीक है, बढ़िया। अगर तेरे का a भी अपने आप में रियल नंबर्स है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। a प्लस b अपने आप में 3 है, यहाँ a इस वाली पार्टी का नाम है a, ये वाली पार्टी अपने आप में b है, और ये दोनों का सम अपने आप में 3 बता रहा है, ऐसा हमें पता चला है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर बाय द वे आप लोग एंटर करते हैं सारी चीजों को छोटा मिनिमाइज करते हुए,
तो क्या चीज की जरूरत है, वो मुझे जरूरत है एक कोई भी ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे मेरे पास में बी आ जाए, और एक कोई भी ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे मेरे पास में ए बन जाए, तो मेरा काम बन सकता है। राइट है ना भाई। अब मैं किस क्वेश्चन के ऊपर नजर रख रहा हूं वो बताता हूं। देखो मेरे को ये पता है कि एडजॉइंट करते टाइम पे हम पहले कोफैक्टर निकाल करके फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तब एडजॉइंट आता है। तो जैसे मैंने जीरो का कोफैक्टर निकाला तो ये कोफैक्टर आएगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। तो जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो जब इससे कोफैक्टर बने होंगे तो कोफैक्टर कुछ ऐसे बने होंगे। एडजॉइंट को देख के मैं आइडिया लगाता हूँ कि कोफैक्टर ऐसे बने होंगे, 1 -6 3, इधर से -1 2 -1 ऐसा बना होगा। फिर हमने क्या किया होगा, इसका ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ गया होगा, जो हमें पता है कि कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। इसका मतलब ये है कि तीन चीजें अपने ठिकाने पे आज भी मौजूद हैं, -1 -6 और -1। वापस से तीनों अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और अगर मैं इन तीन से खेलना चालू करूं तो शायद मैं ए और बी तक पहुंच सकता हूं दो इक्वेशनों के माध्यम से। मतलब तरीका ही है, ठीक है ना। अब क्या है बेसिक में वो सीन को समझाता हूं, बेसिक आपको समझाने की कोशिश करिए, अगर आप समझे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट नंबर पे इसका एडजॉइंट सोचा, तो मुझे पता है एडजॉइंट ऑफ एम, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ एम, और उसका फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट मेरा कितना आ रहा है, -1। लेकिन ये -1 कैसे आया होगा, ये -1 अपने आप में कोफैक्टर निकला होगा 2 3 B1 का, उसको फिर वैल्यूज को हमने बाद में ट्रांसपोज करा होगा, लेकिन उसके कोफैक्टर से आया है। तो मतलब इसका कोफैक्टर का वैल्यू -1 है, और अगर ऐसा है तो इट इज 2 - 3b इज -1। ये मेरे पास एक इक्वेशन बननी थी, सो बन गई, ठीक है ना। और इससे मेरे को एक और चीज क्लियर होगी, 3b इज में 3, इसका मतलब b की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई। एक काम खत्म हो गया, लो आ गया b। अच्छा सेम वे ये अभी तक फर्स्ट प्रोसेस चल रही है, उसी के अंदर मैंने एडजॉइंट ऑफ m, अब मैंने बात करी -6 के लिए ना, तो अगर मैं -6 के लिए बात कर रहा हूं तो -6 अपने आप में 2 2, सेकेंड रो का सेकेंड आदमी। अब मैं सेकेंड रो का सेकेंड आदमी माने इस 2 का M22 का कोफैक्टर निकालूंगा। तो कोफैक्टर क्या निकला, 0 A 3 1, दैट इज 0 - 3A, और उसकी वैल्यू -6 होनी चाहिए, तो इसका मतलब A की वैल्यू 2 आ गई। और अगर ऐसा है तो A + B इज में 2 + 1 मतलब 3, माने ए ऑप्शन अपने आप में सही है। तो हमारा ये सब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन। अब पहले क्वेश्चन के डन होने के बाद वी विल रन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ m का कंप्लीट इनवर्स के ऊपर चर्चा चल रही है साहब। तो अगर एडजॉइंट के इनवर्स के ऊपर जाना है तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ m की जरूरत पड़ेगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ m जो होगा वो दैट विल बी 0 1 और 2 और 1 2 3 3 1 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 3 दैट इज -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 9, और प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 6, सही है। तो फाइनली इट इज नथिंग बट 8 - 10 -2 आ रहा है, मेरा डिटरमिनेंट ऑफ m -2 आ गया। अच्छा जब मेरा डिटरमिनेंट ऑफ m -2 आ गया तो मेरे को मतलब m इनवर्स निकालने में भी क्या ही दर्द होगा, है ना। तो पहले मैं सी ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहा हूं। ये मेरे को क्या कह रहा है, ये मेरे से कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m का स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट m के स्क्वायर का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a अगर उसका डिटरमिनेंट पूछा जाए तो डिटरमिनेंट a की पावर n - 1, तो डिटरमिनेंट m स्क्वायर की पावर, m अपने आप में 3 है तो 3 - 1, माने डिटरमिनेंट m के स्क्वायर का स्क्वायर माने डिटरमिनेंट m की होल पावर 4, राइट है। और डिटरमिनेंट m हमने अभी -2 निकाला तो -2 की पावर 4 दैट इज 16, और इसका मतलब सी ऑप्शन अपने आप में 81 कह रहा है, जो कि एक रॉन्ग ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन डन, ठीक है ना। चलो दो हो गए, अब तीसरे पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स क्या होगा। इंटरेस्टिंग। अब एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स, पहली चीज जो ये है कि हमसे क्वेश्चन वाला डिमांड क्या कर रहा है, मतलब एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स मांग रहा है, लेकिन हमें यह पता है कि m का इनवर्स क्या होता है। m का इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ m, राइट है। तो एक तरह से देखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ m अपने आप में डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू में m इनवर्स हो गया। तो हमसे क्या मांगा जा रहा है, एडजॉइंट ऑफ m
का इनवर्स प्लस में एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, राइट, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स मांगा जा रहा है। अब एडजॉइंट ऑफ एम क्या चीज है, दैट इज डिटरमिनेंट एम, एम इनवर्स का इनवर्स है प्लस, अब एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट एम इनवर्स इनटू में एम इनवर्स का इनवर्स होगा। ओके, अब आपको पता होना चाहिए ये तो इनवर्स तो एक तरह से बिल्कुल एक तरह से पावर -1 की तरह काम करेगा, माने m, इसका मतलब है ये बेसिकली ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट m अपॉन m का इनवर्स, तो इसका मतलब इसका उल्टा m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m, ये कह रहा है। सेम वे में ये भी यही कह रहा है m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m, और आपको पता होगा ये हो गया m अपॉन -2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन -2, फाइनली इट इज -m। सही है, तो मतलब बी ऑप्शन अपने आप में सत्य वचन है, बी ऑप्शन भी सही है साहब। एक और क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की दरकार है, सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपने आप में 3 है। अब ये निकाला थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है कि हम इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करें, ठीक है ना। अच्छा, देखो एक तरह से देखा जाए तो हमको ये पता है कि अल्फा बीटा गामा जो है दैट इज इक्वल टू m इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 है, तो हमारे को कहीं से भी अगर m इनवर्स मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो 4th नंबर पे हमारी दौड़ है सारी m इनवर्स की दौड़, उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ m, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ m, इसका मतलब माइनस का 1/2, और ये हमारे पास पड़ा है एडजॉइंट ऑफ m दैट इज -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ये और आगे दे रखा -2, माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अंदर जाकर के आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करने से ज्यादा सुरक्षित समझता हूं कि मेरे से m इनवर्स की आप हाथों हाथ मल्टीप्लाई करवा लो 1 2 3 की, तो मैं 1 2 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो बाहर -1/2 अभी भी पड़ा रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो दैट विल बी -1 प्लस 2 -3, अगली लाइन में आ जाएगा, अगली लाइन से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 8 -12 प्लस 6, अगली लाइन में आ जाएगा -5 प्लस 6 -3, ठीक है ना। तो फाइनली ये बन रहा है माइनस का 1/2, और यहां पे मेरे को दिख रहा है आता हुआ -2, यहां पे मुझे दिख रहा है 2, और यहां मुझे आता दिख रहा है माइनस का 1, सही है। और जैसे ही माइनस का 1, ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, ये माइनस का 2 ही आएगा, 3 माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 2, तो ये कुल मिलाकर के मेरे पास आ जाएगा -1 1 1 -1 और 1। अब क्वेश्चन ने मेरे से मांगा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू होगी 1 -1 मतलब +1 और +1 और इज इक्वल टू 3, माने ऑप्शन डी इज आल्सो राइट ऑप्शन, तो अपने हमें डी ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। तो साहब ये तो था आज के दिन का अपना सारा का सारा भाग दौड़, और हालांकि क्वेश्चन अपने आप में एक से एक बढ़िया थे, क्लासिक क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन पे जो भी हमारे सब्जेक्ट की पकड़ है और ज्यादा मजबूत होती आती है जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, और इस लेवल का क्वेश्चन जिसमें हम लोग एडवांस में भी क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो आज के दिन पे हमारी लड़ाई को अभी यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर मिलता हूँ, याद रखते हुए अपने गोसीम बात के साथ में माता पिता का सम्मान सर्वोपरि, और उनसे पाया गया सम्मान उससे भी परी। तो अगर देखा तो माता पिता को खूब सम्मान करना, उनसे खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से हमें दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद साहब।